हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th के। क्लास 9th जो बच्चे अभी 9th से 10th में गए हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे साइंस का सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो बायोलॉजी के हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जो फिजिक्स का है, कौन से चैप्टर है जो केमिस्ट्री का है। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। क्या चैप्टर्स बहुत टफ हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटा सा मैं ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा कि आपको चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर चैप्टर आता है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कुल आपको जो है यहाँ पर 16 चैप्टर आपको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर के बारे में मैं बता रहा हूं यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने कक्षा 9 में आपने देख लिया होगा कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखा, यौगिक क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको उसके रासायनिक अभिक्रियाएं करानी है, ठीक है। दो अणु को मिला करके कैसे आप एक यौगिक बनाओगे, ठीक है, कैसे आप दो यौगिकों को मिला करके कैसे आप एक नया यौगिक बनाओगे, तो उस तरीके की कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ समीकरण आपको बना करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसमें आपको करना है, बहुत ही आसान सा है। उसके बाद बात करते हैं, और इसमें कुछ प्रकार दिए होंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लगभग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको आप देखना, बहुत ही सरल सा है। बाकी चैप्टर खत्म, इतने में ही चैप्टर पूरा खत्म है। आगे बात करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण की। तो अम्ल, क्षार एवं लवण वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत आपका सरल चैप्टर है। अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें पीएच स्केल के बारे में देखना है, और साथ ही साथ देखना है कि जो जितने भी आप देखते हो, नींबू देखते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप संतरा देखते हो। उसके बाद आप जो है एक सिरका भी आप देखते हो, तो उसमें किस प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, साल्ट के थोड़े बहुत एग्जांपल, और लवण कैसे बनाता है, एसिड और बेस कैसे मिल करके साल्ट बनाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही आसान सा है, और इसके अंतर्गत 2-3 ऐसे अभिक्रियाएं होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और जो है आपको धावन सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, इन सभी चीजों के बारे में आपको देखना है। और एक और रासायनिक अभिक्रिया आएगा विरंजक चूड़, तो इसी में ही ये पूरा चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बाकी बात करते हैं धातु एवं अधातु, जो तीसरा चैप्टर है आपका। इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी धातुएं और अधातुओं के बारे में आपको सीखना ही सीखना है। साथ साथ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाएगा इसका जो है उपधातुओं का, और आपको एक चीज और बताई जाएगी इसके अंतर्गत, कैसे हम धातुओं को निकालते हैं, कैसे उसका भर्जन निस्तापन करते हैं, और साथ साथ कैसे उसको शुद्ध करते हैं। फिर उसमें कैसे 100% वो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन कैसे उसको 99% शुद्ध करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर देखना होगा। बहुत ही आसान सा है, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही मैं ये छोटा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट तेज तगड़ा हो जाए, जिससे आपको पढ़ने में कहीं पर भी जाओ, टीचर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, तो आपको कम से कम पता हो कि मुझे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कार्बन के बारे में, और किसी भी तत्व का इतना ज्यादा ब्रॉड वर्जन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन की बात करते हैं, जो कार्बन तत्व आपने देखा है उसका जो है यहाँ पर ब्रॉड वर्जन देखने को मिलता है। बहुत सारे यौगिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके, सिर्फ कार्बन के, ठीक है। तो आपको जो है बहुत सारे जब यौगिक देखने को मिलेंगे, इसकी बैलेंसी होती है, इसकी बैलेंसी 4 होती है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। और यही इसकी खासियत के कारण इसको जो है एक नया चैप्टर दे दिया गया है, और इसके अंतर्गत आपको जो है IUPAC नेम भी देखना पड़ेगा इसका, कार्बन से रिलेटेड जितने भी यौगिक बनेंगे, और उसी नेमिंग के हिसाब से आपको जो है उन कार्बन के यौगिकों का नामकरण भी करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा है, करोगे तो आपको मजा आने लगेगा। आगे बात करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। आवर्त में तत्व, जो आवर्त सारणी होती है, जो भी आपने देखा होगा मेंडलीफ की, तो उसके अंतर्गत आपको कैसे तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कहां पर धातुओं को रखा गया है, कहां पर अधातुओं को रखा गया है, कहां पर उपधातुओं को रखा गया है, इन चीजों के बारे में आपको देखना है। बहुत ही आसान सा है। कितने ब्लॉक्स होते हैं, SPDF 4 ब्लॉक्स होते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको देखना है। बहुत ही आसान सा है, करते जाओगे तो मजा आएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करते हैं, जो कि यहां से शुरू होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपको बहुत आसान सी चीजें देखनी है।
देखिए इसमें सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि हमारा पाचन कैसे होता है, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से एंजाइम है किस किस चीज का पाचन करते हैं, कौन से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर देखना है। और साथ साथ आपको जो है किडनी के बारे में देखना है, ठीक है। आपको जो है मानव जननांग क्या होता है और मादा जननांग क्या होता है, इनके बारे में आपको देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आप पढ़ोगे तो मजा आने लगेगा। और श्वसन क्रिया हम कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको इसके अंतर्गत देखना है। अब बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय की। इसको मैं ज्यादातर बोलता हूं कंट्रोल एंड, कैसे हम कंट्रोल करते हैं चीजों को और कैसे हम तालमेल बैठाते हैं। कहने का मतलब हमारा जो माइंड है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें ज्यादा जरूरी जो आप पढ़ोगे वो क्या है, माइंड के बारे में आप पढ़ोगे, जो आपका दिमाग है, कैसे आप कंट्रोल करते हो चीजों को और कैसे उसको एक अच्छी दिशा देते हो, ठीक है, कैसे उसको अच्छी दिशा देते हो, इसके बारे में देखना है। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, आप करते जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा और बहुत तगड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें आपको बेसिक लेवल पर पढ़ाई जाती हैं और ये सब चीजें जो छोटे मोटे रेलवे एसएससी ये सब चीजें होती है ना, तो जो साइंस का सिलेबस आता है वो बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है और उसी से ही इन्हीं जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके वहां पर दिया जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से पीएच स्केल हुआ, नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चंस हुए और धातु अधातु के हुए, इन सभी के क्वेश्चंस आपको अम्ल क्षार एवं लवण के हुए, इन सभी के क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब हमारा जो जीव है, हम जो जीव हैं ये किस प्रकार से हम जनन करते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। बहुत ही आसान सा है, ठीक है, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें आपको देखना है। उसके बाद बात करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो जैसे कैसे क्या होता है, जैसे देखो होता क्या है, जैसे आप देखते हो कि कभी कभी कहते हो कि इनका जो चेहरा अपने पिताजी से मिल रहा है, इनका जो चेहरा है इनके माताजी से मिल रहा है। तो इस तरीके से जब लोग बात करते हैं उसका कारण क्या होता है, उसका कारण आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या होता है। उसके अंतर्गत आपको इन सभी चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का टॉपिक है। परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, लेंस के बारे में आपको देखने को मिलेगा, दर्पण के बारे में या मिरर के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सा है। इसके बाद बात करते हैं 11वें चैप्टर की, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको ना अपनी आंखों के बारे में देखना होगा, ठीक है। आंख हमारा कैसे जो है देखता है चीजों को और आंख के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको इससे अंतर्गत देखना है। क्या दूरदृष्टि क्या होती है, दूरदृष्टि क्या होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको देखना है। बहुत ही अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है पूरे चैप्टर का वो यही है। आप अगर इसके पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आपको ये वाला जो चैप्टर है नहीं समझ में आएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर है विद्युत। तो विद्युत जो है आपको जो है इसमें आपको सिंपल से चीजें पढ़नी है, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ आवेश के बारे में इसमें देखने को मिलेगा। प्रतिरोध का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बस एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूं क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 13वें चैप्टर की। इसमें आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अगर आप पहला वाला चैप्टर ये 12वां चैप्टर पढ़े हो उसी से ही मिलता जुलता ये चैप्टर है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे इसमें तो आपको विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, भू संपर्क तार, ये सभी चीजों के बारे में या घरेलू परिपथ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है फ्लेमिंग का, इन सभी चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। आप जानते हो कोयला क्या है, ऊर्जा का स्रोत ही है, ठीक है। आप जानते हो कि जो हम एक आता है ना सोलर वाला, जो सोलर ऐसे लगाया जाता है उसके बाद खाना पक जाता है हमारा, जो सोलर भट्टी जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत ही आपको पढ़ना है। बाकी आप पवन चक्की के बारे में जानते ही हो, इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये सब तीनों जो चैप्टर आगे मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही आसान से है, ये इसको आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
15वां जो चैप्टर है यहाँ पर आता है हमारा पर्यावरण। आप जानते हो हमारा पर्यावरण किस प्रकार का है, कैसे है, किस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। एक बार दो बार आप रिवाइज करोगे, देखोगे चैप्टर को, खुद अपने आप पढ़कर ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, भाई प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है, प्राकृतिक प्रकृति से ही निकलने वाला कोयला है, तो इन सभी चीजों के बारे में, इनका प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। बाकी मैं बता देता हूं यहां से, जो आपका जो मैंने सी ऐसे करके लिखा है ये केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का है। बाकी यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है ये आपका बायोलॉजी का है। जो आपका पी लिखा हुआ है ये आपका फिजिक्स का जो चैप्टर्स है वो आते हैं। तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के आप काउंट कर लेना यहाँ से कितने चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हुए और कितने चैप्टर आपके फिजिक्स के हुए, कितने चैप्टर आपके बायोलॉजी के हुए। तो इस तरीके से ही आपको देखना है, बहुत ही आसान सा है बिल्कुल। आप जो है, मैं इसीलिए ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको टारगेट पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है। 10th में मैं पहुंच गया हूं, साइंस सिलेबस, साइंस को सिलेक्ट कर लिया है, तो साइंस को मैं कैसे, भाई सिलेक्ट क्या करना है, इसमें होता ही है साइंस, आपको साइंस लेना ही पड़ेगा। तो आप जब साइंस ले लेते हो तो आपको जो है कैसे उस चीज को पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आएंगी, क्या सिलेबस है, तो इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। और इस चीज को अगर आप समझे हो, जो जितना मैंने बताया है, तो आपको वहां जब जाओगे पढ़ने, कहीं पर भी आप कोचिंग कर रहे हो, जो टीचर होगा उसकी बातों को आप समझोगे और खुद अपने आप से भी पूछोगे कि हाँ मैं इस चीज को सुना हूं, जाना हूं, और अगर मैं थोड़ा सा अगर घर से पढ़ करके गया तो पक्का है कि जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करना और जो है लाइक करके जाना, और कमेंट में ये भी बता देना कि आपको ये कैसा लगा ओवरव्यू जो मैंने देने का प्रयास किया हुआ है। और साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। जाओ पढ़ो अच्छे से, इसको देख लेना अच्छे से।